क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। उम्मीद है कि आप बढ़िया तरीके से स्वाद ले पा रहे होंगे जीवन में, और जिस प्रकार के आप हैं एक बार मुझे बता दीजिए क्या कुछ चल रही हैं आपके यहाँ मौजें। और बढ़िया तरीके से इमरान भाई भी क्लास के अंदर आ चुके हैं। इमरान भाई भी कह रहे हैं सर क्या हाल है आपके। भाई मैं बिल्कुल ठीक ठीक है, नमस्ते भाई नमस्ते। तो अब बताइए फटाफट से आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे बच्चे जितने भी आए हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट होता है, लोग कंसीडर करते हैं कि वो टिपिकल होता है, जबकि अगर मेरी नजरों से अगर आप कभी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा इकोनॉमिक्स जस्ट ए क्लासिक सब्जेक्ट, बड़ा ही क्लासिक सा सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। यदि हम बात करें तो आपका पहला जो यूनिट है वो चल रहा है, जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सीधा भाई साहब कोई कुछ नहीं बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 10 क्लासेस के बाद आप मुझे बोलना कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपकी बात मानूंगा, उससे पहले मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, बच्चे आ चुके हैं, हिमांशु है, अंजू है, अनंत है, तनु है, रोहन है, सुमन है, नीलेश है, हिमांशु, बहुत सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं। लेकिन सबके यही मैं डिस्कशन देता हूं, हमेशा कहता हूं कि भाई इकोनॉमिक्स की क्लास लाइव लो तो फायदा रहेगा। कल की क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा था। मैंने बताया था कि सबसे पहले आप ये समझो मैं क्या बता रहा था। यहाँ पे मैंने आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बनाए थे। ठीक है, चलिए सर यू आर द विजर्ड ऑफ पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। नहीं, देखो अगर मैं बताऊं आई एम नॉट विजर्ड। पहली चीज, पॉलिटी मेरा काफी पुराना सब्जेक्ट रहा है जो मैंने काफी लंबे समय तक पढ़ाया है। हिस्ट्री इज माय सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और इकोनॉमिक्स वो है जिसके ऊपर मैंने काफी अच्छी खासी रिसर्च की हुई है। बस इतना है भाई जो बात है। अब बात के आधार पर हम बात बताएं तो मैंने बताया था कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स होते क्या है, ये क्षेत्रक होते हैं। और आखिरकार क्षेत्रक क्या होते हैं, अगर मैं बात बताऊं तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स वो पोर्शन होता है इकोनॉमिक्स का जहां से कोई भी देश अपनी आय का जनरेशन कर पाता है। देश के द्वारा आय जनरेट करना और सरकार के द्वारा आय जनरेट करना, दोनों ही चीजों में फर्क होता है। देश और सरकार दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाता है। देश को अलग कंसीडर करते हैं, सरकार को अलग कंसीडर करते हैं, तो दोनों ही चीजों में याद रखना। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इसका विभाजन 3 प्रकार से, और देश की आय की बात की गई है। अब जब मैंने इसका विभाजन किया था, पहले मैंने आर्थिक क्रिया के आधार पर किया था, उसके बाद ये विभाजन मैंने कार्य के आधार पर किया था। ठीक है, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर किया था, फिर मैंने किया था स्वामित्व के आधार पर। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं आर्थिक क्रिया के आधार पर, मैंने आपको सेक्टर का डिस्कशन किया था। 3 सेक्टर आपको हर कोई पढ़ाता है, उससे पहले पढ़े भी होंगे कि 3 सेक्टर होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात क्या है, माहौल क्या है। माहौल ये है कि अब मैंने 3 सेक्टर तो आपको बता दिए। ठीक है, ये मैंने बताया था 3 सेक्टर तो मैंने आपको बता दिए। पहला इसमें मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र बता दिया, दूसरा मैंने आपको द्वितीयक क्षेत्र बता दिया, तीसरा मैंने आपको सर्विस सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र बता दिया। लेकिन अब हम बात कर देंगे चतुर्थ क्षेत्र, क्वार्टरनरी सेक्टर। चतुर्थ क्षेत्र क्वार्टरनरी सेक्टर, चतुर्थ क्षेत्र इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर। देखो बात क्या है, अगर हम चाहें तो क्वार्टरनरी सेक्टर को, क्वार्टरनरी सेक्टर को टर्शरी सेक्टर का हिस्सा भी मान सकते हैं। इसको टर्शरी सेक्टर का हिस्सा भी माना जा सकता है, लेकिन दिक्कत एक और है। चाहो आप इसको इसका हिस्सा तो मान सकते हो, लेकिन इसके अंदर वो सभी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं जो एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल या नॉलेज बेस्ड होती हैं। ठीक है, चतुर्थ क्षेत्रक, इसमें वे सभी क्रियाएं आती हैं, इसमें वे सभी आर्थिक क्रियाएं आती हैं, इसमें वे सभी आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो सैद्धांतिक अथवा नॉलेज क्षेत्र से जुड़ी हुई होती हैं, ज्ञानार्जन आदि से जुड़ी होती हैं। एक तरीके से अगर हम समझें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसी के अंतर्गत कंसीडर जो है किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे जी सर, कोई समस्या इसके नहीं है। इसको हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, इसको एक दूसरा नाम क्या दिया जाता है, नॉलेज सेक्टर भी इसको कहा जाता है। और नॉलेज सेक्टर, इसको नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है। ज्ञानार्जन क्षेत्रक भी इसको बोलते हैं, ज्ञानार्जन क्षेत्रक भी इसको बोलते हैं, ज्ञानार्जन क्षेत्रक भी इसको बोला जाता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एक पॉइंटर और लिख लेना। पहले यह है सेवा क्षेत्र का ही हिस्सा माना जाता था, लेकिन अधिक गहन अध्ययन के कारण इसको अलग कर दिया गया है। यह है सेवा क्षेत्रक में माना जा सकता है, या सेवा क्षेत्रक में माना जा सकता है। लेकिन बात पता है क्या है कि इसके ऊपर अच्छा अध्ययन करने के लिए इसको अलग से कंसीडर किया गया। ठीक है, अच्छा अध्ययन करने के लिए एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कोई पूछे चतुर्थ क्षेत्रक के एग्जाम्पल क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, डेवलपमेंट कंपनी, कंपनी, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर वाली फील्ड की जॉब्स होती हैं, ठीक है, कंप्यूटर फील्ड जॉब्स, कंप्यूटर ऑफिस जॉब्स। हालांकि एक तरीके से आप उनको देते सेवा ही हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार की सेवा इसके अंदर जो है कनेक्ट की जाती है। डॉक्टर्स भी इसी के अंदर आते हैं, डॉक्टर्स भी बेसिकली इसी के अंदर आते हैं। डॉक्टर्स हुए, बैंकर्स हुए, वो इसी के अंदर आते हैं। डॉक्टर हुए, बैंकर्स हुए, या कंसल्टेंट हुए, डॉक्टर, बैंकर्स और कंसल्टेंट। डॉक्टर्स हुए, बैंकर्स हुए, या कंसल्टेंट हुए, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट। कंसल्टेंट की जो जॉब है इंडिया के अंदर बहुत कम चलती है, इंडिया के बाहर बड़े लेवल पे चलती है। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने तो हॉस्पिटल को पहले लिखवा दिया है, हॉस्पिटल आप पहले ही लिखवा चुके हैं। तो मैंने कहा बेटा, हॉस्पिटल के अंतर्गत बहुत सारे कार्य होते हैं। दवाई का बेका जाना, दवाई का बेका जाना। दूसरी चीज, डॉक्टर को छोड़कर बाकी हॉस्पिटल में और भी काम होते हैं, जैसे नर्स का होना, वार्ड बॉय का होना, ठीक है, वहां पर रहने की फीस देना, हॉस्पिटल में रुक के फीस देना। तो एक तरीके से मान के चलो दो चीजें हैं। ये बहुत ही ज्यादा ल्यूसिड एग्जांपल है। आप किसी हॉस्पिटल में गए, जैसे मुझे डेंगू हो गया था 2021 में हुआ था, हाँ, तो मैं हॉस्पिटल में गया, ठीक है, हॉस्पिटल में जाके पहले मैंने हॉस्पिटल का चार्ज दिया कि मैं जितने दिन वहां पे, मैं तो 5-6 घंटे रुका था, तो 5-6 घंटे का चार्ज दिया हॉस्पिटल में रुकने का, बेड चार्ज, वहां पे रहने का चार्ज, सर्विस चार्ज वगैरह जो भी है वो सब कुछ दिया। इसके अलावा मैंने एक डॉक्टर की फीस भी दी, आप भी देते हो। तो वो जो डॉक्टर की फीस कंसीडर की जाएगी, उसका जनरेशन माना जाएगा क्वाटरनरी सेक्टर से, और बाकी जितनी भी आपने फीस दी है वो आपकी जाएगी सेवा क्षेत्र में। तो याद रखना। तो इसमें जितने भी आपके डॉक्टर हैं, बैंकर्स हैं, बैंकर्स के अंदर भी जो स्पेशल मैनेजर की पोस्ट होती है वो इसमें आती है। आईटी सेक्टर होती है, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं, या कंसल्टेंट होते हैं, ये सलाहकार समितियां होती है, या फिर सलाहकार की जॉब्स होती हैं। ये आपकी सलाहकार की जॉब्स होती हैं, सलाहकार जॉब्स, सलाहकार की जो जॉब्स होती है वो मेरे बच्चे इसी में कंसिडर आपकी की जाती है। याद रखेंगे जी सर। तो ये आपका होता है चतुर्थ क्षेत्रक। आपने क्यों पढ़ाया सर? एग्जाम में सवाल आ रहा है चतुर्थ क्षेत्रक से, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं चतुर्थ क्षेत्रक से, इससे रिलेटेड सवाल भी पूछूंगा, पहले नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। चलिए, क्लियर, नोट हो गया नीलेश? ओके ओके। अब अगला हम बात करेंगे क्वीनरी सेक्टर की। अब अगली मैं बात करूंगा क्वीनरी सेक्टर की, पंचम क्षेत्रक जिसको बोलते हैं, क्वीनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर। अब क्वीनरी सेक्टर कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं पंचम क्षेत्रक, पंचम क्षेत्रक। पंचम क्षेत्रक आखिरकार कौन से होते हैं? पंचम क्षेत्रक डिस्क्राइब दीजिए, डिस्क्राइब दीजिए पंचम क्षेत्रक कौन से होते हैं। देखो ऐसे क्षेत्रक, पहली बात तो ये लिख लीजिए कि यह सेवा क्षेत्रक का ही एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। पहले लिखिए, क्वीनरी क्षेत्रक यह है सेवा क्षेत्रक का ही का एक अभिन्न हिस्सा है, का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। परंतु पढ़ने की दृष्टि से इसको अलग कंसिडर किया जाता है, परंतु पढ़ने की दृष्टि से इसको अलग कंसिडर किया जाता है, ठीक है सर। इसके अंदर कौन लोग शामिल होते हैं? देखो समाज के अंदर वह उच्च वर्ग, समाज में वह उच्च वर्ग, वर्ग जो सेवा क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, जो सेवा क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है वह क्वीनरी सेक्टर में आता है। वर्ग जो सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, निर्णय लेता है, वह क्वीनरी क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, क्वीनरी सेक्टर का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? वह क्वीनरी सेक्टर का हिस्सा माना जाता है, कंसिडर्ड जी सर। अब इसके अंदर कुछ पब्लिक सोसाइटीज भी आ सकती है, इसमें कुछ सरकारी समितियां, एग्जांपल इसमें सरकारी समितियां, सरकारी संस्था, इसमें सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था,
अथवा, इसमें सरकारी संस्था आ सकती है, प्राइवेट संस्था आ सकती है, अथवा सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था, अथवा बड़े और विशिष्ट ओहदों पर विद्वान लोग आ सकते हैं। बड़े तथा विशिष्ट पदों पर रहने वाले व्यक्तित्व आ सकते हैं। पर रहने वाले व्यक्तित्व आ सकते हैं। व्यक्तित्व आ सकते हैं। व्यक्तित्व आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लॉयर, साइंटिस्ट। एग्जाम्पल के लिए लॉयर, साइंटिस्ट। लॉयर्स का बेस्ट एग्जांपल होता है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ना, तो आप बता सकते हैं लॉयर। ठीक है, लॉयर एग्जाम में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ क्वीनरी सेक्टर। तो उसके अंदर जो एग्जांपल दिया हुआ था वो लॉयर था, जो सवाल का सही जवाब था। तो लॉयर इसके अंदर आप ला सकते हैं। ठीक है, लॉयर इसके अंदर आप ला सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के, जैसे आप मान के चलिए कोई हॉस्पिटल है आपका, कोई हॉस्पिटल है आपका जो पब्लिक सेक्टर का है, वो भी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, वो भी इसके अंदर बेसिकली आ सकता है। या फिर कोई कल्चरल सेक्टर है, रिसर्च सेंटर है, कल्चर सेक्टर है आपका, कोई कल्चरल या रिसर्च सेंटर है, वो इसमें आ सकता है। रिसर्च सेंटर है वो इसमें आ सकता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है, समाज में वह उच्च वर्ग जो सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, पर डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो इसी में आते हैं, जो एक तरीके से लॉज वगैरह बनाते हैं। तो एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट भी इसमें आती है। कल्चर और रिसर्च सेंटर जो आते हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है, चलिए सर इंग्लिश में भी डिस्क्राइब करते जाइए प्लीज। ओके, इसकी इंग्लिश में देख लीजिए। द हाई क्लास which is responsible for the decision making in the tertiary sector. The high class which is responsible for the decision making in the tertiary sector are considered in the quinary sector. The quinary sector is basically the part of tertiary sector and we cannot integrate it. Next, the lawyer, scientist, culture and research center and the local governments are part of quinary sector. Please mention it. Now we are moving further. इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सर लॉयर कैसे सर्विस सेक्टर में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है? रुद्रांश का अच्छा सवाल। देखो बात को समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप क्वीनी सेक्टर को पढ़ते हो तो ये आप मॉडर्न इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, क्लियर सी बात है। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो स्टेटमेंट आपको समझने में हेल्प करेगा। एक स्टेटमेंट होता है, ऑल द गोल्डन कॉलर जॉब्स आर कंसिडर्ड इन क्वीनरी सेक्टर। क्या है स्टेटमेंट? ऑल द गोल्डन कॉलर जॉब्स, ऑल गोल्डन कॉलर जॉब्स considered in क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर इसका मतलब क्या है कि जितनी भी गोल्डन कॉलर जॉब्स होती हैं इनको गोल्डन कॉलर ही लिखा जाता है। ठीक है, स्वर्णिम कॉलर जॉब जो होती हैं वो आपकी पंचम क्षेत्रक में आती हैं। स्वर्णिम कॉलर जॉब्स जो होती है वो डिसीजन मेकिंग के लिए जानी जाती हैं। गोल्डन कॉलर जॉब्स, इसके अंदर जो लोग आते हैं वो यही आते हैं, लॉयर है, साइंटिस्ट है, कल्चर रिसर्च सेंटर वाले हैं, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा मीडिया वाले जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं। मीडिया वाले, ये जितने भी लोग मैंने बताए हैं, साइंटिस्ट है, लॉयर है, मीडिया है, कल्चर रिसर्च सेंटर है, ये समाज के किसी फैसले को परिवर्तित कर सकते हैं। मान के चलो आपने किसी को लेकर, जैसे यूपी पुलिस एग्जाम लीक को मैं कंसिडर करता हूं, लोगों ने लगा कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है वो लीक नहीं हुआ है। लोगों का डिसीजन यही था, सबका डिसीजन यही था। आप लोग चिल्ला रहे थे, हम भी चिल्ला रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। क्या उससे कोई डिसीजन बन पाया? नहीं सर। मीडिया में बात आई, क्या उससे डिसीजन बन पाया? जी सर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसीजन को चेंज कर दिया। एक तरीके से कहते हैं उन्होंने अपना एक डिसीजन दे दिया। तो ये लोग डिसीजन मेकर हैं। इसी तरीके से एक लॉयर करता है, लॉयर भी डिसीजन को चेंज करा सकता है। इसी तरीके से एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट अगर कोई रिसर्च कर दे, जैसे मान के चलो साइंटिस्ट कल को ये रिसर्च करके दे दे कि जो बच्चे प्रोटीन ज्यादा खाते हैं उनकी याद करने की क्षमता कम हो जाती है। मैं कहूं आप मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट है, आप मानोगे?
दिस इज बेसिकली द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ समझने वाली बात है। स्वर्णिम कॉलर जॉब्स के अंदर लॉयर, साइंटिस्ट, कल्चर रिसर्च सेंटर, मीडिया, लोकल गवर्नेंस, ये सब आती है। ठीक है, चलो अब आपके पांचों के पांचों सेक्टर की बॉडी टाइट हो चुकी है। अच्छा, एक सवाल अब मैं आपसे पूछता हूं, उसका जवाब देना और मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई हैं। इसके बाद मैं आपके सेक्टर के बाकी जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कथन बेस्ड मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाए। तो लॉयर और एडवोकेट में फर्क क्या है? लॉयर वो होता है जो रजिस्टर्ड होता है, एडवोकेट वो होता है जो परस्यू कर रहा होता है। ठीक है, समझे? लिखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। में से कौन सा कथन सही नहीं? कथन सही नहीं, सही नहीं। पहला कथन है ये, ऑप्शन ए। बी सी डी सी पहले डालता हूं। पंचम क्षेत्रक, पंचम क्षेत्रक का जीडीपी चतुर्थ क्षेत्रक में जुड़ा होता है। चतुर्थ क्षेत्रक में होता है, में जुड़ा होता है, होता है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, पंचम क्षेत्रक का जीडीपी, पंचम क्षेत्रक प्लस चतुर्थ क्षेत्रक का जीडीपी तृतीयक क्षेत्रक में जुड़ा होता है। तृतीयक क्षेत्रक में जुड़ा है, जुड़ा है, जुड़ा है। एक यूनिवर्सिटी का कुलपति, एक विश्वविद्यालय का कुलपति, एक विश्वविद्यालय का कुलपति द्वितीयक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है, दुकानों से खरीदे जाने वाली, दुकानों से खरीदे जाने वाले पैक्ड फूड, जाने वाले पैक्ड फूड यानी पैक की गई वस्तुएं, पैक्ड फूड प्राथमिक क्षेत्रक के हैं, प्राथमिक क्षेत्रक से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है। बहुत हार्ड पूछा है मैंने, आज से पहले किसी एग्जाम में नहीं आया, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, बहुत हार्ड है क्वेश्चन। दूसरा, सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत है, सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत है, जनसंख्या कार्यरत है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कार्यरत है, पहला प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर है ना, दूसरा सेक्टर द्वितीयक क्षेत्रक, हेलो, तृतीयक क्षेत्रक या चतुर्थ क्षेत्रक या पंचम क्षेत्रक। ठीक है भाई। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाधिक जीडीपी योगदान, सर्वाधिक जीडीपी योगदान, योगदान। ऑप्शन ऊपर जो लिखे हुए यही ऑप्शन है। अब बताओ फटाफट से पहले का क्या आंसर होगा। ठीक है, मैं सभी से आंसर चाहता हूं, आप सभी आंसर दें। बताओ भाई, बच्चों ने सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए। काफी विनय है, जैसे लड़का, काफी पुराना लड़का है, अपना खास आदमी है, आनंद भी है। मतलब आज काफी दिन बाद आप सब आए हो, बहुत बढ़िया बेटा। रेगुलर आओगे, बहुत अच्छा सीख पाओगे। अब देखो जी, बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पंचम क्षेत्रक का जीडीपी चतुर्थ क्षेत्रक में जुड़ा होता है। हाँ जी, ये गलत है, मतलब सही नहीं है पूछा है, तो हाँ ये सही नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये बात सत्य है कि पंचम क्षेत्रक का जीडीपी चतुर्थ क्षेत्रक में जुड़ा होता है, ऐसा नहीं होता। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा हो नहीं सकता। पंचम क्षेत्रक प्लस चतुर्थ क्षेत्रक का जीडीपी तृतीयक क्षेत्रक में जुड़ा होता है, ये सही बात है। एक विश्वविद्यालय का कुलपति द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है, नहीं जी, ऐसा नहीं होता। दुकानों से खरीदे जाने वाले पैक्ड फूड प्राथमिक क्षेत्रक के हैं, नहीं जी, ये द्वितीयक क्षेत्रक के। पहली बात, पैक्ड फूड किसमें आते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक में, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा एक विश्वविद्यालय का कुलपति द्वितीयक क्षेत्र में नहीं सर, विश्वविद्यालय का कुलपति जो होता है पंचम क्षेत्रक में आता है, पंचम में आता है, पंचम में, ना कि द्वितीयक में। तो इसमें द्वितीयक नहीं आएगा, पंचम आएगा। ये ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें पता लगे निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। सही है लिख लो, फिर आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है?
मैंने गलत लिख रखे हैं तीनों, ठीक सही है, तो बी सही है इसमें, बाकी 3 गलत है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया है, 3 को सवाल आपके गलत है, 3 ऑप्शंस आपके गलत है, एक सही है, तो सही नहीं है, पहला हो जाएगा। दूसरा, सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत रहती है प्राथमिक क्षेत्र में, जो कृषि क्षेत्र कहलाता है। सर्वाधिक जीडीपी का योगदान होता है तृतीयक क्षेत्र का, जो सेवा क्षेत्र कहलाता है। कोई डाउट है यहां तक? किसी बच्चे को कोई समस्या है? अरे सर ठीक है भाई, समझ जाना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुझे फॉलोइंग इज करेक्ट। ACD बच्चे ने आंसर दिया था, प्रेमवीर ने मजेदार आंसर दिया था। ठीक है, मजेदार आंसर दिया था प्रेमवीर ने, बहुत अच्छी बात तरीके से बात समझ रहा प्रेमवीर। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड है जी हाँ, क्वेश्चन थर्ड का थर्ड है। ओके, यहां तक आप सभी चीजें अंडरस्टैंड कर गए? कंफ्यूज कर दिया? कर ही देते हैं, पेपर वाला भी कंफ्यूज करेगा, आपको नहीं होना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं भाई इसी जो मैं आपसे पहले आपको पढ़ा चुका हूं इस वाली चीज के बारे में। ठीक है, इस वाली स्लाइड को डुप्लीकेट करके मैं आपके आगे लेके आ रहा हूं, जिससे कि मैं इसके बारे में आपको बात बता पाऊं। ठीक है, ये वाला अपनी स्लाइड खोल लीजिए, जिस जिस बच्चे के पास ये स्लाइड है। कार्य के आधार पर क्षेत्र का विभाजन करना है, कार्य के आधार पर क्षेत्र का विभाजन करना है। नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूं ये वाला विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूं ये वाला विभाजन। ठीक है, समझने की कोशिश करना बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए बड़े तरीके से समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया वाला। मैंने बिगाड़ दिया। ठीक है, कार्य के आधार पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, व्यवस्था के क्षेत्र, कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये समझिए। अब कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 2 आधार पे हो सकते हैं, एक तो संगठित, एक हो सकते हैं असंगठित। एक होते हैं संगठित और एक हो सकते हैं मेरे बच्चे असंगठित। 2 मिनट की कहानी है इनकी, 2 मिनट की कहानी है इनकी, संगठित और असंगठित। संगठित जो होते हैं ऑर्गेनाइज बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइज्ड, और मेरे बच्चे इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित होते हैं। अब बारे में इसके में बात कर लीजिए, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं? वे क्षेत्रक जहां पर कार्य समय, जहां पर कार्य समय तथा वेतन निर्धारित रहता है, निर्धारित रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट जॉब एक प्रकार से संगठित क्षेत्र की बात है, संगठित क्षेत्र की बात है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए समझे क्या संगठित क्षेत्र की बात करते हैं? गवर्नमेंट जॉब जो होती है, बड़ी कंपनीज में जॉब। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी, एमएनसी बोलते हैं उनको, एमएनसी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज उसको बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जैसे टाटा है, रिलायंस है, एडिडास है, टाटा, रिलायंस, नाइकी, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये सब आपकी एमएनसी होती है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं मेरे बच्चे? आपकी एमएनसी होती है। तो इस तरीके की जितनी भी होती है उनमें पहले भी फिक्स होता है कि आपका समय निर्धारित रहेगा, आपका वेतन निर्धारित रहेगा, आपका कार्य निर्धारित रहेगा, ये आपका कार्य है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं असंगठित क्षेत्रक, वे क्षेत्रक जहां कार्य समय तथा वेतन निर्धारित नहीं होता, निर्धारित नहीं। अब बताओ कौन से होते हैं वो? ठीक है, बताइए। जैसे दलाल, एग्जाम्पल के लिए ब्रोकर को दलाल बोलते हैं, दलाल, बिचौलिया, दलाल। याद रखना। शॉपकीपर, दुकान वाले, दुकानदार, ब्रोकर हो गया, दुकानदार हो गया। दुकानदार का कोई निर्धारित थोड़ी है समय, जब जी करे जब खोलेगा, जब जी नहीं कर रहा नहीं खोला दुकान, लेबर इसी में कंसिडर किया जाता है। अब बात करते हैं, मेरा एग्जाम था सीजीएल का और बात है 2020 की। 2020 की बात है। मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र से संबंध रखता है? क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन था। अरे ये क्या है भाई? अच्छा,
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे करना होता है। हाँ, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था? असंगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक से संबंध किसका है? असंगठित क्षेत्रक से संबंध किसका है? से संबंध किसका है बताइए? असंगठित क्षेत्रक से संबंध किसका है? अब बताइए भाई साहब, किसका संबंध है? ऑप्शन ए, असंगठित क्षेत्रक से संबंध किसका है? ऑप्शन ए, किसान। ऑप्शन बी, आर्मी मैन, आर्मी ऑफिसर। सी, सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, सीईओ ऑफ एमएनसी। या डी, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। असंगठित क्षेत्रक से संबंध किसका? यही था क्वेश्चन में, और मैंने उसका सही जवाब दिया था। एक्चुअली मैंने पढ़ा हुआ था ये कॉन्सेप्ट पहले से ही, लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया था। मैंने घर पे मतलब सेल्फ स्टडी से पढ़ा था। आप भी अगर कहीं पे पढ़ रहे होंगे तो शायद आपको असंगठित या संगठित क्षेत्रक में फर्क ना बताया गया। अच्छा, इन इंग्लिश प्लीज नोट इट डाउन। द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर दो सेक्टर वेयर द वर्क टाइम एंड द काइंड ऑफ वर्क इज ऑलरेडी इन अ डिफाइंड मीडियम। मतलब यहाँ पे हर चीज निर्धारित होती है, एंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सैलरी, इसमें वेतन और समय निर्धारित होता ही है। Unorganized sector are those sector, unorganized sectors those sectors in which the salary, the time is not defined. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असंगठित क्षेत्र से संबंध किसका? किसान का है। करेक्ट आंसर वुड बी किसान। अंडरस्टैंड? आर्मी ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब में होता है, सीईओ ऑफ ऑफिस एमएनसी में होता है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो भाई खुद गवर्नमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर वुड बी किसान। यहां पे किसान और लिख लेना। उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे। आज मजा आ रहा है पढ़ने में? आज मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, स्पीड से चल रहा है काम, बढ़िया है। ये चीज क्लियर हो गई। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर फटाफट लिखना शुरू कीजिए। स्वामित्व के आधार पर अर्थशास्त्र के क्षेत्रक, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, क्षेत्रक, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप। स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप, ओनरशिप। ठीक है, यानी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग ओनरशिप, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन ओनरशिप। ठीक है, चलो, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन ओनरशिप समझने की कोशिश कीजिए। ओनरशिप के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो कैसी रहेगी? ये क्या है ये? अच्छा अच्छा, यहां से है वो, किधर है भाई? अच्छा ओके, वाह, ठीक है। आज भाई फॉर्म में पीछे रहो आज, ठीक है। चलो बात करते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन ओनरशिप। अब कैसे ओनरशिप बनाएंगे? तो मैंने बताई हुई है पहले से, 4 तरीके की बताएंगे, चारों लिख लो। सरकारी, निजी, संयुक्त और सहकारी। सरकारी, निजी, सरकारी, इसको सार्वजनिक भी बोलते हैं, निजी, निजी यानी प्राइवेट, सहकारी एंड जॉइंट, जॉइंट, संयुक्त बोलते हैं इसको, संयुक्त, संयुक्त बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त। भाई लिखो। अब इसके अंदर सरकारी को हम बोलते हैं पब्लिक, निजी को बोलते हैं प्राइवेट, सहकारी को बोलते हैं कोऑपरेटिव, और संयुक्त को बोलते हैं जॉइंट, जो कि ऊपर लिखा भी हुआ है। सहकारी या पब्लिक सेक्टर होता है जहां पर स्वामित्व किसके हाथ में होता है? स्वामित्व, क्योंकि स्वामित्व की बात आई है ना सारी, इसमें स्वामित्व किसके हाथ में होता है? स्वामित्व सरकार के हाथ में। और इसमें कार्यरत व्यक्ति कौन होते हैं? सरकारी होते हैं। इसमें कार्यरत व्यक्ति, मैन पावर कौन होती है? कार्यरत व्यक्ति कौन होते हैं? तो वो भी सरकारी होते हैं, सरकारी। चलो, निजी संस्थाओं में क्या होते हैं? स्वामित्व किसके हाथ में होता है? स्वामित्व, स्वामित्व किसके हाथ में होता है? निजी में होता है प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में, निजी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में। कार्यभार किसके हाथ में होता है? कार्यभार किसके हाथ में होता है? ये भी प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में होता है। कोऑपरेटिव जो होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, इसका स्वामित्व किसके हाथ में होता है? स्वामित्व जो होता है वो सरकार के हाथ में होता है, सरकार। लेकिन कार्य कौन संभालता है इसमें? कार्य सर प्राइवेट लोग संभालते हैं, प्राइवेट लोग संभालते हैं, जो सहकारी बैंक वगैरह होते हैं। जॉइंट में क्या होता है सर? इसके अंदर कार्य, स्वामित्व किसके हाथ में होता है? दोनों के हाथ में होता है स्वामित्व। स्वामित्व व कार्यभार दोनों एक साथ लिख लेना, कार्यभार दोनों लिख लो। ये किसके हाथ में होता है?
ये सरकार प्लस प्राइवेट कंपनी, सरकार प्लस प्राइवेट कंपनी, वेट कंपनी, सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर इसको संभालते हैं। ठीक है भाई, तो ये पूरा आपका इस तरीके से निकल के आ जाता है। एग्जाम्पल 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 देखो, बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल देखो। सरकारी कंपनियां कौन सी होती हैं जो पूरी तरीके से हमें सरकार के द्वारा बनकर मिलती हैं? इसके अंदर मेजरली जो बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं वो, जैसे जितनी भी आपकी न्यूक्लियर वेपन बनाने वाली कंपनियां होती हैं, ठीक है, या फिर बारूद बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं वो आपकी सहकारी होती हैं, सार्वजनिक होती हैं, या राशन की दुकान, राशन की दुकान दुकान वो इसी में आती है। ठीक है, राशन की दुकान इसी में आती है। प्राइवेट तो बहुत सारी हैं भाई, रिलायंस वगैरह, ये सब रिलायंस है, एप्पल है, अमेजोन है, अमेजोन है। ठीक है, कोऑपरेटिव होते हैं जो सहकारी बैंक होते हैं। एग्जाम्पल, सहकारी बैंक जो होते हैं वो होते हैं सहकारी बैंक है जी। ज्वाइंट कौन से होते हैं? ज्वाइंट सेक्टर होते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है। डीआरडीओ इसी में आता है, डीआरडीओ इसी में आता है, इसरो इसमें आता है, डीआरडीओ इसमें आएगा, इसरो इसमें आएगा। ठीक है, लिख लो, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, ये इसमें आएगा, सहकारी बैंक इसमें आ जाएंगे। ज्वाइंट सेक्टर कौन से होते हैं? ऐसी संस्थाएं जो प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर चलाते हैं, जैसे टीसीएस, टीसीएस एग्जाम्पल के लिए, टीसीएस जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराती है। आप सीजीएल का पेपर देंगे, यूपीएसआई का तो अलग है मैटर है। यूपीएसआई जो होता है वो टेंडर रिलीज होता है, उसमें जो कंपनी भरेगी वो ले पाएगी। अभी टीसीएस जो है, इसका फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये सरकार के सहयोग से काम करती है। ठीक है, तो टीसीएस जो है बेसिकली, इसका स्वामित्व में सरकार का भी थोड़ा योगदान है। एलआईसी, एलआईसी ये पूर्णतः सरकारी नहीं है, ये पूर्णतः सरकारी नहीं है। जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें आधी प्राइवेट लोग हैं, समझे, याद रखना। तो ये सब चीज यहां पे मेरे बच्चे आपको देखने को मिल जाती है। तो बॉडी टाइट इसकी भी कर दी हमने, खेल खत्म। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की भी हमने खेल खत्म कर दिया। ठीक है, हल्के में लेना मत, जादू और आ गया है आज मेरे पे। ठीक है, मैं बंगाल गया था तो वहां से मैं सीख गया जादू, अब बच क्या और रहा करो मुझसे तुम। अरे बेटा यहीं से मंत्र मार दूंगा। चलो, क्लियर है ये सब चीज? यदि ये चीज आपको क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझेंगे कि इन स्रोतों से होता क्या है, इन स्रोतों से होता क्या है, इन स्रोतों से होता क्या है। बीएसएनएल, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल इसी में आता है, ज्वाइंट है बीएसएनएल। बीएसएनएल की बॉडी टाइट हुई पड़ी है, खेल खत्म है बीएसएनएल का। अरे भैया जब नोट हो जाए बता देना एक बार। क्लियर? काला जादू, हाँ भाई मेरे पे सफेद जादू आता है, सफेद बोर्ड पे जादू आता है मुझे। चलो दिखाऊं जादू, दिखाऊं, देखो मैं कुछ भी लिखूंगा आपको दिखाई नहीं देगा बेसिकली, जबकि मैं लिख रहा हूं। इसको बोलते हैं सफेद जादू। क्यों? क्योंकि यहां मैंने सफेद पेन सेलेक्ट करा हुआ है। ये देखो पर्पल जादू है, ये हल्के में ले ही नहीं सकते भाई को आप। आगे समझो। अब देखो मैंने बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या क्लियर किया आपको। सबसे पहले मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको अर्थव्यवस्था बताई क्या होती है बेटा, फिर मैंने बताई अर्थव्यवस्था की स्टार्टिंग कैसे होती है, फिर मैंने बताया अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में फर्क क्या है, फिर मैंने बताया कौन कौन से प्रकार के अर्थशास्त्र हैं, कौन कौन से प्रकार की अर्थव्यवस्था है, दोनों में अंतर क्या है, आप समझ। फिर मैंने अर्थव्यवस्था का बेसिक बताया कि आखिरकार अर्थव्यवस्था किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने बताया अर्थव्यवस्था सारी की सारी इनकम और एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करती है। इनकम अच्छी, एक्सपेंडिचर अच्छा, अर्थव्यवस्था अच्छी। इनकम घटिया, एक्सपेंडिचर घटिया, अर्थव्यवस्था घटिया। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। आखिरकार ये आय जनरेट कैसे होती है, मैंने आपको बताया सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसी के आधार पर आपकी जो आय है उसका जनरेशन होता है। समझ कैसे? मजा आ गया सर? मजा आ गया, मजा आ गया, मतलब बहुत बढ़िया बेटे। अगर इस हिसाब से मजा आ गया तो अब यहां पे जो बात बचती है, अब यहां पे जो बात बनती है वो बेसिकली दो लेवल पर बनेगी। किस पे बनेगी भाई? वो दो लेवल पर आपकी अब बनेगी। अब जो भी आय आपने कमा ली है उस चीज का यूजेज कहां पर होता है, मान के चलो अपने सभी सेक्टर से मिलकर जो भी आय कमाई है उसका यूजेज आपका किस प्रकार से होता है, यानी संपूर्ण देश में किस प्रकार से आय को कमाया जाता है। ठीक है, तो बताइए इस सब का क्या किया जाता है। देखो बताते हैं उस सब को किस प्रकार से आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब तक जो आपका चैप्टर हो चुका है उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें बेटा आपकी बेसिक इकोनॉमी हो चुकी है क्लियर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का जो आपका क्लियर हो चुका है। अब हम नेशनल इनकम एंड बैकग्राउंड की बात करेंगे, नेशनल इनकम एंड बैकग्राउंड की बात करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट 1 चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूं। यूनिट 1 चैप्टर 2 नेशनल इनकम स्टार्ट कर रहा हूं। यूनिट 1 चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, कृपया करके ध्यान दें। चैप्टर 2 नेशनल इनकम, नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम को बोलते हैं राष्ट्रीय आय, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब राष्ट्रीय आय अगर किसी को बोलेंगे, ठीक है, अगर राष्ट्रीय आय को हम क्लियर किसी तरीके से कराना चाहेंगे तो संपूर्ण देश के द्वारा अर्जित की जाने वाली आय, संपूर्ण देश के द्वारा अर्जित की जाने वाली आय, अर्जित की जाने वाली आय, जाने वाली आय, संपूर्ण देश के द्वारा अर्जित की जाने वाली आय आपकी राष्ट्रीय आय कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है, दिस इज बेसिक डेफिनेशन, ये इसकी साधारण परिभाषा है, डेफिनेशन। इनकम अर्न्ड बाय कंप्लीट नेशन, इनकम अर्न्ड बाय नेशन, अर्न्ड बाय नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अच्छा, इस इनकम को अर्न करने के लिए, इस इनकम को अर्न करने के लिए कौन से फैक्टर्स जो है यूज किए जाते हैं? सर आप बता चुके हैं ये चीज तो, कि किसी भी देश के अंदर, मैंने सरकार नहीं कहा, मैंने देश कहा है, किसी भी देश के अंदर जो इनकम जनरेट होती है, किसी भी संपूर्ण देश के अंदर जो इनकम जनरेट होती है, ये इसके अध्ययन जहां पर किया जाता है, इनकम जनरेट कहां से हो सकती है, उस चीज को ही तो सेक्टर कहते हैं। यानी इनकम अर्न्ड बाय अ नेशन, तो ये कहां से अर्न की जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन हमें सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। इसका जो इनकम अर्न्ड बाय नेशन जो है हमें सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्रक में देखने को मिलता है, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्षेत्रक। क्योंकि मैंने बताया था जहां देश की इनकम की बात है वो क्षेत्रक में होता है। लेकिन आखिरकार ये इनकम होती क्या है, मतलब आखिरकार अगर मैं बात करूं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके कुछ अवयव भी होते हैं, अवयव, इसके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो किस किस चीज का करने वाले वो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम का बैकग्राउंड, नेशनल इनकम का बैकग्राउंड पढ़ेंगे, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि पढ़ेंगे सबसे पहले, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद नेशनल इनकम के कुछ अवयव होते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, एनडीपी लिखो पहले, जीडीपी, एनडीपी, ठीक है, जीएनपी, एनएनपी, जीएनपी, एनएनपी। फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख लीजिए। जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, क्लियर। एनडीपी नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। निवल, निवल बोल लीजिए या फिर शुद्ध बोल लीजिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद। एन को बोलते हैं नेट, एन को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? नेट बोलते हैं, नेट, नेशनल प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं शुद्ध और राष्ट्रीय उत्पाद। समझ में आई बात? तो ये पढ़ते हैं। तो ये सब चीज हमें इसमें पढ़नी है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आप इस सब चीज को क्लियर कर पाए होंगे। यहां तक किसी छात्र को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल नेशनल इनकम के लिए तैयार रहना। कल मैं नेशनल इनकम के बारे में आपको डिस्कशन देने वाला हूं, या किस आधार पर होती है, किस प्रकार से होती है, वो सब चीज आपको कल पता लगेगी। आखिरकार नेशनल इनकम का आधार क्या होता है, इसका आधार क्या होता है, ठीक है, इसकी गणना कैसे होती है, और अब तक देश के अंदर नेशनल इनकम की भूमिका क्या होती है, और एक देश के अंदर नेशनल इनकम की भूमिका क्या होती है, भूमिका क्या होती है। ये सब चीज आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मैंने चैप्टर को ओवरव्यू दिया है, ठीक है। तो कल हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, और ये जो चैप्टर है ऐसा हो सकता है कल ही खत्म हो जाए। अगर मैं कल भी इसी फॉर्म में रहा जिस फॉर्म में आज हूं, तो ये चैप्टर कल ही खत्म हो जाएगा। इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं, यकीन है कि इसकी धज्जियां एक दिन में उड़ाई जा सकती हैं, यदि आप ध्यान से मेरी बात को सुनने पर ध्यान दें। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी पेशेंसफुली एंड क्लियरली। If there is any kind of issue, you can ask me. This is the doubt session. Now we start it. अब हम डाउट सेशन को स्टार्ट करते हैं छात्रों। अब बताइए किसको क्या दिक्कत है, कैसे रही आपकी आज की क्लास है? या पीछे कुछ समय से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं तो नाराज हो क्या आप लोग मुझसे? बताओ, क्या आप लोग मुझसे नाराज हैं? मैं 2-4 बार से आपकी क्लास में हल्का सा डिले चल रहा है, तो आप लोग नाराज हैं, आप लाइव नहीं आते हैं? बताओ भाई। थैंकिंग यू बेटा, थैंकिंग को कभी भी थैंक को कभी भी थैंकिंग नहीं लगा सकते। थैंक के साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता,
द रीजन बिहाइंड थैंक यू कहना, किसी को धन्यवाद देना होता है, तो एक तरीके से एडवर्ब यूज होता है, एडवर्ब ऑफ कॉज होता है। और एडवर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, एडजेक्टिव के साथ लगा लो, नाउन के साथ लगा लो, लेकिन ऐसे नहीं लगाते, एडवर्ब के साथ आईएनजी मत लगाओ। सिर्फ पहली बार इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है, अरे सब कुछ आएगा प्रेमवीर। क्लास कल ऑफ क्यों थी? मुझे एक्चुअली अपने घर जाना पड़ा था किसी काम की वजह से, और वो काम कंप्लीट करके मैं वापस आ गया। मैं काफी टाइम से अपने घर नहीं जा पाया था, घर से बार बार कॉल आ रहे थे, तो कुछ जरूरी काम था। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? अरे भाई रोहन, मोहब्बत है आपकी। एफसीआई कौन से सेक्टर में आएगा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन जो ऑफ इंडिया जो होता है वो पूरी तरीके से सरकारी है। एफसीआई पूरी तरीके से सरकारी है। हाँ, एफसीआई तो 56 में बना था 1956। इसका तो सिस्टम बांध देंगे, सिस्टम बांध देंगे। अरे मैं बोल दूंगा, विकास सर को बोल दूंगा। सर जी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी के नोट्स अपलोड करवा दीजिए। भाई मैंने बोल दिया हिमांशु, आज हो जाएंगे। मेरा पूरी तरीके से ध्यान आप लोगों के ऊपर है, निश्चिंत रहिए।